हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। काफ़ी टाइम से एक डीप डाइव एनालिसिस नहीं किया था, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिल्कुल स्पेशल और लार्जेस्ट स्पेशलिटी पैकेजिंग कंपनी, जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ी एक लार्जेस्ट पैकेजिंग कंपनी है। इसका नाम है ईपीएल लिमिटेड, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। बट एसएल प्रोपेक के नाम से इसे पहले जाना जाता था। जब से सुभाष चंद्रा और उनकी जो पूरी फैमिली की होल्डिंग यहाँ से कम हुई है, उसके बाद से ब्लैकस्टोन ने इसे एक्वायर किया। और आज 2019 के बाद से एसएल ग्रुप से यहाँ पर जब से ब्लैकस्टोन ने एक्वायर किया है, तब से इसे ईपीएल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर बेसिक डिटेल्स की बात की जाए, 6188 करोड़ का मार्केट कैप के साथ कंपनी बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्टेड है। और साथ ही साथ प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए 3.49, और वहीं अगर बात की जाए ईपीएस की 7.49, और साथ ही साथ प्राइस टू सेल्स 1.91 का आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए, काफ़ी स्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 15% का देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल और इंडस्ट्रियल पीई की, तो 12 का पीई यहाँ पर देखने को मिलता है पूरी इंडस्ट्री में। और अर्निंग यील्ड की बात की जाए तो 5% के लमसम का है, और सेल्स ग्रोथ 11.5% की है। तो ये हो गई कुछ बेसिक डिटेल्स जो मैंने फटाफट से आपको बता दी। बट अब हम करते हैं कंपनी के अंदर डीप डाइव। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो कंपनी की शुरुआत होती है इंडिया में 1984 में कंपनी की जो सबसे पहली कैपेसिटी थी वो 50 मिलियन, मतलब करीबन 5 करोड़ ट्यूब्स कंपनी बनाती थी। और इनके जो प्लांट्स थे वो धीरे धीरे एक्सपेंड हुए, और ओवर 15 ईयर्स में करीबन करीबन 30 टाइम से इनकी जो कैपेसिटी वो एक्सपेंड हुई है, जिसमें चाइना, जर्मनी, इजिप्ट और नेपाल शामिल है। एसएल पैकेजिंग की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी जो आज खड़ी है उसमें एसएल का 34% और प्रोपेक का पहले 22% स्टेक हुआ करता था, जब एसएल प्रोपेक के नाम से जानी जाती थी। तो ईपीएल के जो चेयरमैन थे उस टाइम हुआ करते थे सुभाष चंद्रा। बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई, और जी और एसएल जो पूरा ग्रुप था जो सुभाष चंद्रा होल्ड करते थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम आने लगी, उनको जो पैसों की रिक्वायरमेंट आने लगी, तो उन्होंने यहाँ से पूरा स्टेक अपना बेच दिया। और ये मैं आपको बता दूं कि लार्जेस्ट लेमिनेटेड ट्यूब प्रोड्यूसर है ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे। और कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात की जाए, जब कंपनी ने अपना एसएल ने अपना स्टेक बेचा था, $350 मिलियन की वैल्यूएशन है। वहीं अगर बात की जाए, जब कंपनी ने प्रोपेक के साथ सबसे पहले इंटीग्रेशन किया था, तो इनकी जो कंपनी को जाना जाता था एसएल प्रोपेक के नाम से। पहले प्रोपेक भी एक अलग कंपनी थी, जिसको यहाँ पर मर्ज किया गया था एसएल लिमिटेड के साथ। तो एसएल प्रोपेक करके कंपनी पूरी बनाई गई, और मर्ज होने के बाद ये दो पैकेजिंग लीडर थे, उनको यहाँ पर एक ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा नाम देखने को मिल जाता है। एसएल प्रोपेक की बात की जाए तो शुभांशु वत्स, जब जैसे ही ये वाली जो पूरी डील हुई ब्लैकस्टोन की डील होने के बाद, शुभांशु वत्स को यहाँ पर डायरेक्टर बनाया जाता है 16 अप्रैल 2020 को। 2019 में शुभांशु वत्स यहाँ पर डायरेक्टर बनते हैं। ब्लैकस्टोन जब इसको अक्वायर करता है, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, मिस्टर गोयल और आनंद गोयल और हमारे सुभाष चंद्रा की, तो उसके बाद से फिर यहाँ पर स्टेक खरीदते हैं ब्लैकस्टोन ग्रुप वहाँ पे अक्वायर करता है, और उसके बाद शुभांशु वत्स को यहाँ पर डायरेक्टर बनाता है, और चेयरमैन की और सीईओ की पोजीशन दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, कंपनी में वत्स जो है वो काफ़ी वेटरनरी आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े और काफ़ी जाने पहचाने नामों में से एक माना जाता था। वो एमडी और चेयरमैन रहते हैं, और इसके अलावा वो वाईकॉम 18 के भी यहाँ पर चेयरमैन रहे हुए थे। तो उनको काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस था। जब 6 चैनल हुआ करते थे, उससे 54 टेलीविजन चैनल उन्होंने बनाए, 80 कंट्री में खुद को एक्सपेंड किया, और बिजनेस और रेवेन्यू को 4 गुना ग्रो किया। तो वाईकॉम 18 के साथ और 20 साल यूनिलीवर से जुड़ने के बाद शुभांशु वत्स आते हैं ईपीएल में, और वहाँ पर भी यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान्स लेकर आते हैं, और कई नई चीज़ें करते हैं। वहीं आपको बता दूं कि जो शुभांशु वत्स हैं वो यहाँ पर अभी उन्होंने कंपनी छोड़ दी है। 18 अगस्त 2021 से बात की जाए तो आनंद कृपालू, जो कि कंपनी के एमडी हैं, ग्लोबल सीईओ हैं, वो यहाँ पर बन चुके हैं, जिनको 30 साल का एफएमसीजी एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ वो एमडी और सीईओ रह चुके हैं मॉन्डलेज, यूनिलीवर और डियागो जैसी कंपनी के। तो आप देख सकते हैं ये हो गया कंपनी का ब्रीफ बैकग्राउंड, और साथ ही साथ कंपनी का मैनेजमेंट क्या है। तो ये आपका एक अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि आपको अगर कोई भी कंपनी को एनालाइज करना है तो किस तरह से करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री और प्रमोटर के बारे में देखना चाहिए। और आज हम जिस तरीके से एनालाइज करेंगे उससे आपको भी काफ़ी हेल्प होगी कि कंपनी का बैकग्राउंड सबसे पहले देखना ज़्यादा जरूरी है, कि पिछले सालों में हुआ क्या है कंपनी के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कंपनी की जो पूरी टीम है वो काफ़ी तगड़ी है। ब्लैकस्टोन ने जब कंपनी को अक्वायर किया था, वो करीबन $310 मिलियन के लगभग एक्वायर किया गया था, और 51% स्टेक खरीदा था। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, ओपन ऑफर, जब भी 51% स्टेक खरीदा तो 26% का ओपन ऑफर दिया गया था। तो ओवरऑल 75% का स्टेक एसएल प्रोपेक का ब्लैकस्टोन ने खरीद लिया था। और एसएल प्रोपेक का जब 75% स्टेक खरीद दिया, बट उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर वापस से शेयर को रिलीज किया गया, प्रमोटर ने वापस से स्टेक सेल किया 20 अप्रैल 2019 में खरीदने के बाद 51%। और उसके बाद फिर कंपनी ने वापस से जैसे ही इसको स्टेक सेल किया, तो अभी करीबन
करीबन करीबन 50% के लमसम अभी भी ब्लैकस्टोन यहाँ पर एक्वायर करता है। उसका जो नाम है वो अपनी एक होली ओन सब्सिडरी है, उसके थ्रू यहाँ पर इसको एक्वायर किया हुआ है। इसके अलावा अगर 2015 में और 2000 सो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि एप्सिलॉन बिडको पीटी लिमिटेड है, उनका 75% पहले स्टेक उन्होंने खरीदा था, उसके बाद से फिर यहाँ पर सितंबर 20 तक उन्होंने वापस से इसको रिड्यूस कर दिया। अशोक कुमार गोयल जो पहले इसके मेन ट्रस्टी हुआ करते थे वो यहाँ से अब निकल चुके हैं और अभी उनका केवल 7% के लमसम स्टेक है और वो भी यहाँ पर एज ए पब्लिक शेयर होल्डर वो यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं। अब आ जाती है कुल मिला के बात कि अब कौन संभाल रहा है। मेन अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अगर 14% की टोटल होल्डिंग है एफआईआई की, उसमें केवल 2.9% 2.59% है जो ग्लोबल पेंशन गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है, उसकी यहाँ पर मेन होल्डिंग देखने को मिलती है। वहीं बाकी 3-4 फंड्स हैं जो डीआईआईस के फंड्स हैं, जिसमें मैक्स लाइफ है आता है 3% के स्टेक के साथ, आदित्य बिरला 1.17%, मिराई एसेट का अगर हम देखें 1.45%, और वहीं डीएसपी अगर हम बात करें फ्लेक्सी कैप तो 1.03%। तो ये टोटल आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न का अंदाजा लग गया होगा यहाँ से। और पब्लिक में आप देख सकते हैं अशोक कुमार गोयल है जिनका 7% के लमसम स्टेक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर करंट मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात हम थोड़े सा पहले बाद में करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट शेयर की। तो करीबन 36% का टोटल टूथपेस्ट ट्यूब की अगर हम बात करें, ओरल केयर जिसको बोल सकते हैं, दो दो सेगमेंट होते हैं, आपको इसमें समझना पड़ेगा प्रोडक्ट किस तरीके के होते हैं। एक होता है ओरल केयर जिसमें आपके आते हैं टूथपेस्ट और वो सब, दूसरा होता है पर्सनल केयर, और पर्सनल केयर में आता है कि आपका मेकअप और इन सब की तरह की कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसमें इनका जो सबसे बड़ा स्टेक है वो है ओरल केयर में। ओरल केयर में जो स्पेशलिटी पैकेजिंग होती है जो आपको देखने को मिलती है टूथपेस्ट की पैकेजिंग में, वो यहाँ पर देखने को मिलती है, वो ईपीएल का है। और हर 3 में से एक, आप इतना बड़ा मार्केट शेयर 36%, मतलब कि हर 3 जो आपका जैसे कोलगेट है या आपका कोई सा भी जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उनमें से एक पैकेजिंग आपको ईपीएल की देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है ग्लोबली। वहीं 7.5% का मार्केट शेयर है पर्सनल केयर में जो यहाँ पर निकल। अब अगर आप देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट वाइज तो प्लास्टिक ट्यूब यहाँ पे मात्र 9% है जिस पे कंपनी अभी फोकस कर रही है इंक्रीज करने को। वहीं लेमिनेटेड ट्यूब्स जो कंपनी सबसे बड़ी जिसमें ग्लोबल लीडर है वो लेमिनेटेड ट्यूब्स है 91%। ओरल केयर में 54% का निकल के आता है, ब्यूटी कॉस्मेटिक 30%, फार्मा 11% और अदर 5% में यहाँ पर निकल के आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात की जाए, सबसे बड़ा जो सेगमेंट है कंपनी का वो यहाँ पर निकल के आता है, वो है AMEA, मतलब कि एशिया मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, जो इंडिया और इंडिया के पैसिफिक रीजन है उसमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं मतलब जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है, वहीं एशिया पैसिफिक की बात की जाए 23% का वहाँ से स्टेक आता है, यूरोप से 24.9%, यूएसए से 21% का निकल के आता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए केपेक्स की कहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया हुआ है, यूरोप में 34.9%, अमेरिका में 35%, तो दोनों में बराबर बराबर है। वहीं यूरोप यूनियन की बात की जाए 19%, और इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर 11% का स्टेक किया हुआ है। कंपटीटर की बात की जाए तो दूसरी कंपनी काफ़ी इनसे छोटी कंपनी है, ओरिगोन इंटरप्राइज लिमिटेड 512 करोड़ की, जिसमें ज़्यादा बड़ा यहाँ पर नाम देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के कस्टमर्स की तो सारे लगभग बड़े ब्रांड्स आप यहाँ पे इनके कस्टमर देख सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, लोरेल, मार्क स्पेंसर हो गया, एचयूएल हो गया, मेरिको हो गया, केडिला हेल्थ केयर हो गया, कोलगेट हो गया, गोदरेज हो गया, जाइडस वेलनेस, नोवर्टिस, इमामी जैसे जीएसके से रह के सारे प्रोडक्ट, सिप्ला लिमिटेड, तो प्रोफार्मा कंपनी हो गई, चाहे ओरल केयर कंपनी हो गई, पर्सनल केयर कंपनी हो गई, सारी ही कंपनीज इनके यहाँ पर कस्टमर आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि 3 में से अगर एक जो है वो इनकी तरफ से जा रही है, एक जो ट्यूब है इनकी है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट शेयर ये लेके बैठे हैं। कुछ अगर फाइनेंशियल फैक्टर्स पे बात कर ली जाए तो आरओई आप देख सकते हैं करीबन 14% का लेटेस्ट आरओई है। 5 साल का एवरेज किया जाए तो भी रिटर्न ऑन इक्विटी 15-14% का निकल के आता है, जो काफ़ी बढ़िया है कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 17-18% का काफ़ी मस्त है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए 7-8%, जो काफ़ी डिसेंट माना जाता है। डेट टू इक्विटी के रेशो की, अगर रिसेंट डेट टू इक्विटी रेशो की बात की जाए 0.33 है। कंपनी लगातार काम कर रही है अपने डेट को रिडक्शन का और फोकस कर रही है आगे एक्सपेंशन का, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पी की बात की जाए तो अभी 7.46 का अगर हम 10 ईयर एवरेज देखें केगर, तो वो यहाँ पर निकल के आता है। वहीं शेयर प्राइस की बात की जाए तो उसमें यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी आप देख सकते हैं 11.68 करोड़ रुपीस का देखने को मिल जाता है। कुल मिला के अगर हम बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करें, यहाँ पे अगर आपको नंबर्स थोड़ा मैं इसको बड़ा जूम कर देता हूँ, बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करें तो टोटल अगर हम असेट के ब्लॉक साइज की बात करें तो असेट के ब्लॉक साइज में यहाँ पे ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। अगर मार्च 2013 से अगर हम देखते हैं मार्च 2021 तक, बट जब से इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है तब से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है जो यहाँ पर है।
1378 से 1418 करोड़, फिर 1613, 1697, और लगातार कंटिन्यूसली ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी भी ये जिस तरह की एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने कमेंट्री की गई है, वहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि कंपनी आगे एक्विजिशन के बारे में सोच रही है, कंपनी के पास फ्री फंड पड़ा है, और साथ ही साथ अपने लोन को खत्म करके, जैसे अभी आप देखेंगे सिक्योर्ड लोन खत्म हो चुका है, अनसिक्योर्ड लोन 348 करोड़ के लमसम का बचा है। कंसोलिडेटेड फिगर बता रहा हूँ, बट आपको देखना होगा कि कंपनी के पास अभी भी आप देखेंगे 220 करोड़ का तो इनके पास कैश ही पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा दो राय नहीं है, और साथ ही साथ कंपनी काफ़ी हद तक सही लेवल पर चल रही है। अब आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ रेशोज के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिसेंट यहाँ पर रिटर्न दिया है, और आप देख सकते हैं वापस से अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न कंपनी ने दिया है। बट सब चीज़ों को अगर हम छोड़ दें और अब देखें कि कंपनी का फोकस किस तरह से चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी का फोकस यहाँ पर जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसके बाद देखने को मिला है। मार्च 21 की बात की जाए, लगातार कंपनी इन्वेस्टमेंट परचेज कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, और अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की भी बात करें तो वहाँ पर भी एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो यहाँ पे स्टेगनेंट देखने को मिल रहा था 2015 से 2019, वो अब यहाँ पर ग्रोथ देता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो वहाँ पर भी यही चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, और फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ फ्री कैश फ्लो। अब आ जाते हैं कुछ चीज़ों में जो कि रेशोज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी के करंट रेशो की बात की जाए 1.74 का है। वहीं असेट टर्नओवर रेशो की बात की जाए जो ज़्यादा हो उतना अच्छा है, 1.03 है। वहीं कैश कन्वर्जन साइकिल की बात की जाए तो लगातार अभी यहाँ से अब कंपनी का कम होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जितना फास्ट आपका कैश कन्वर्ट होगा वो आपकी कंपनी के लिए अच्छा होता है। डेट टू इक्विटी रेशो मैंने आपको बताया था किस तरह से कंपनी इंप्रूव कर रही है। फ्री कैश फ्लो जितना बढ़िया हो, फ्री कैश फ्लो टू सेल्स यहाँ परसेंटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो जितना ज़्यादा हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2% का हुआ करता था, जो अब बढ़ के 11.382 हो चुका है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, और इससे पता चलता है कंपनी फाइनेंशियली धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ओवर अ पीरियड जब हम 5-10 साल का चीज़ों को देखते हैं, उसका बैकग्राउंड समझते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट जो चेंज हुआ है उसको समझते हैं, तो आपको यहाँ पे अब लगेगा कि कंपनी में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 7.73% का मार्जिन पहले कभी देखने को नहीं मिला था। ये 8 और 8 साढ़े 8% का एक बार देखने को मिला, उसके बाद अभी 7.73 का है, और कंपनी गाइड कर रही है क्योंकि मार्जिन में यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी आप देख सकते हैं, बट अब मार्जिन में कॉन्ट्रेक्शन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी इसको पास ऑन कर सकती है, और पास ऑन करने का क्राइटेरिया होता है करीबन 3 मंथ का। जैसे ही 3 मंथ खत्म होंगे तो कंपनी उसको पास ऑन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज कर सकती है। तो कंपनी का बोलना है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि इस साल काफ़ी चेंजेस और सप्लाई चेन में डिस्रप्शन आने के कारण ऑपरेटिंग मार्जिन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन होता है, वो धीरे कम हुआ है। तो कंपनी बोल रही है कि आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर्स में वो वापस से कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में अगर गाइडेंस की बात की जाए तो कंपनी बोलती है डबल डिजिट की ग्रोथ आपको इस साल भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी फैक्टराइज करती है। पी रेशो की बात की जाए करंटली तो 31 का पी यहाँ पर कंपनी का देखने को मिलता है। क्वार्टरली सेल्स आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिली है दिसंबर के बाद और पिछले कुछ क्वार्टर्स में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ और क्वालिटेटिव फिगर्स की, तो क्वालिटेटिव फिगर्स में 23 प्लांट्स कंपनी के काम कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, यूएसए, यूके, जर्मनी, रशिया, मेक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, ऐसे हर कंट्रीज में लगभग इनके काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, और जिसके कारण इनकी 8 बिलियन की इनकी जो कैपेसिटी है वो 8 बिलियन ट्यूब्स की कैपेसिटी है, हर साल मानी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस इंडस्ट्री में। वहीं अगर हम बात करें पूरी मार्केट की, ईयू मार्केट इनका सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है, जहां पर अभी थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर कंपनी का बोलना है कि कोविड के कारण काफ़ी यहाँ पर उलटफेर देखने को मिला, और उसके बाद जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है वो यूरोप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके कारण यूरोप में अब यहाँ पे आने वाले टाइम में कंपनी का फोकस रहेगा कि उसको ग्रोथ को बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ और जो दूसरे वेरिएंट हैं और जो दूसरे रीजन हैं उसमें भी यहाँ पर फोकस किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को फैक्टराइज करती हुई नजर आती है। कंपनी ने, अगर हम बात करें 2020 में भी एक स्टाइलोपेक का एक्विजिशन किया है, जिसके थ्रू वो एक ब्यूटी और कॉस्मेटिक कैटेगरी में अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है, और इसके चलते कंपनी का प्लास्टिक ट्यूब की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो एक्विजिशन की स्प्री है वो काफ़ी तेज है। लेमिनेटेड ट्यूब मार्केट की अगर हम टोटल मार्केट वाइड सेगमेंट की बात की जाए, तो अभी हमने सबसे पहले क्या देखा, हिस्ट्री, प्रमोटर, बैकग्राउंड, उसके बाद हमने देखा कि कंपनी का फाइनेंशियल, उसके बाद हमने देखा कि कंपनी के ऑपरेटिंग रेशोज और फाइनेंशियल रेशोज, और अब भी हम देख रहे हैं कंपनी का मार्केट साइज क्या है, इंडस्ट्री का साइज क्या है। तो ये उसे बोलते हैं बॉटम अप एनालिसिस, क्योंकि हम पहले कंपनी देख रहे हैं उसके बाद मार्केट और इंडस्ट्री को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है बॉटम अप एनालिसिस। और अभी हम
इसके थ्रू पता लगाएंगे कि कंपनी में कितनी अपॉर्चुनिटी अभी भी यहाँ पर हो सकती है। तो लेमिनेटेड ट्यूब्स की बात की जाए तो कंपनी ने अभी रिसेंटली ही जो इस साल एनुअल रिपोर्ट निकाली है उसमें बताया कि कंपनी ने अभी जो R&D किया है उसमें कंपनी ने ऐसी ट्यूब निकाली है जो फुल्ली रिसाइकलेबल है, मतलब कि जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। और अभी अगर हम यूएस और यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है और उन्होंने इस तरह से वे चीज़ों पे बैन लगा दिया है जो रिसाइकिल नहीं की जा सकती है। जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी लफड़ा होता था और अभी कंपनी ने इस तरीके की प्रोडक्ट निकाला है जो फुल्ली रिसाइकलेबल है। और आने वाले समय में जिस तरीके से ESG पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी ट्यूब्स की और ऐसी ही आगे आने वाले प्रोडक्ट की यहाँ पे जिम्मेदारी होगी आगे बढ़ने की। तो कंपनी का मानना है कि 2030 तक कंपनी फोकस कर रही है कि पूरा ESG कंप्लाइंट हो जाएगी और सारे प्रोडक्ट जो होंगे वो यहाँ पर रिसाइकलेबल और इस तरीके के प्रोडक्ट्स निकालेंगे। टोटल 2020 को अगर हम बात करें तो मार्केट में रेवेन्यू वाइड $10 बिलियन का मार्केट यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी केगर अगर हम देखें 2020 टू 31 आने वाले समय में 6.3% का मार्केट होने वाला है। टॉप 5 मार्केट प्लेयर की बात की जाए तो वही टॉप 5 मार्केट प्लेयर हैं जो 20 से 25% ऑफ द ग्लोबल टेमिनेटेड ट्यूब मार्केट को होल्ड करते हैं और सबसे बड़ा उसमें EPL यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यूएस और EU में या जर्मनी की बात करें तो रिसाइकलेबल पैकेजिंग पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है और उसका जो मार्केट है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो छोटे छोटे सेगमेंट है जो प्लास्टिक की ट्यूब्स बनाते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा होल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो कंपनी इसमें R&D कर पाएगी, जो इसमें ज़्यादा फोकस कर पाएगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट को जीत जाएगी। तो ये आपका सबसे बड़ा फोकस रहेगा। अगर हम इसके कुछ कंपटीटर की बात करें तो इंडिया में आई डोंट थिंक इतना बड़ा कोई कंपटीटर है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो एमकोर, बेरी, CCL और कॉवरिस, ये चार कुछ बड़े इनके टोटल मेजर प्लेयर हैं वो यहाँ पर निकल के आते हैं, जिसमें बेरी ग्लोबल हो गया, कॉवरिस हो गया, एमकोर हो गया, CCL हो गया। तो इनका अगर PE देखें तो वो काफ़ी कम का PE है क्योंकि वहाँ पे स्टेबल मार्केट है। और एसएल प्रोपेक को क्या माना जाता है कि एक ग्रोथ मार्केट में ये है। जैसे इंडिया को अगर हम देखें और इंडिया में थोड़ा वैल्यूशन ओवरऑल अगर हम एज कम्पेयर टू दूसरी इंडस्ट्री देखें, दूसरी कंपनीज में भी देखें तो यहाँ पे वैल्यूशन थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि इंडिया इज़ ए ग्रोइंग मार्केट और यहाँ पर जो डिमांड है और जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ सभी मेजर प्लेयर्स में यहाँ पे मार्जिन अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉमन है। बट क्रूड के भाव बढ़ने के कारण काफ़ी इनको सेटबैक देखने को मिलता है क्योंकि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्रूड का रॉ मटेरियल, और उसके कारण यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री में ही अगर हम देखें तो टोटल पूरी इंडस्ट्री में यहाँ पर काफ़ी इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है जिससे कि जो इनका रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके, पास ऑन किया जा सके। और साथ ही साथ कंपनी की अगर हम देखें तो कंपनी ने 154 पेटेंट की एप्लीकेशन डाली थी जिसमें 59 ऑलरेडी ग्रांट हो चुके हैं और आने वाले टाइम में जब ये और ग्रांट होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होगी वो कंपनी को आगे रेवेन्यू टर्म्स में और एक्विजिशन कर करके कंपनी जिस तरह से आगे बढ़ रही है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी को हेल्प करेगा इन द टॉप लाइन और बॉटम लाइन बोथ ऑफ द वेज। कैपेसिटी की बात की जाए तो $8 बिलियन की कंपनी कैपेसिटी, 1200 क्लाइंट्स हैं। अब आ जाते हैं कंपनी की जब हम सारा एनालिसिस कर चुके हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो अब हम आ जाते हैं कंपनी के चार्ट पे और उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ पर चल रहा है। ये आपके सामने सबसे पहले मैंने लिया है डेली चार्ट को, और डेली चार्ट को देखें तो जब से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, जुलाई जून के रिजल्ट जब से आए हैं तब से आप देख सकते हैं मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और आई थिंक आज की प्राइस रेंज बात की जाए जो 200 के अंडर जा चुकी है, वहाँ से एक मेरे को लगता है कि स्टेबिलिटी आने वाली है और एक बॉटम बन चुका है। क्योंकि ये जो प्राइस थी उसको अगर हम वीकली चार्ट पे अगर प्लॉट करते हैं तो वीकली चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये एक काफ़ी ये वाली जो प्राइस है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट यहाँ पे कंपनी को देखने को मिला है। और ये यहाँ से और इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स होंगे उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगी कि कंपनी में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आई विल नॉट रिकमेंड, और आप अपने हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। बट व्हाट आई एम डूइंग वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अभी क्या करूँगा कि यहाँ पे क्योंकि ये वाली जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी काफ़ी सपोर्टिव प्राइस रेंज है और यहाँ से मेरे को लगता है कि यहाँ से और ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी अगर हम 140 या 160 रुपये का यहाँ पर एक और स्टॉप लॉस लेके, जो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस मैं मानता हूँ, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट ये मैं मानता हूँ, एक सपोर्ट तो यहाँ पर 180 से 190 रुपये के लगभग है और दूसरा सपोर्ट है 160 रुपये का। और अगर हम टारगेट्स की बात की जाए, पहला टारगेट इस प्राइस रेंज से अगर हमारे को लगता है कि यहाँ से वापस से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो पहला बाउंस बैक होगा वो यहाँ पे जब इस लेवल को क्रॉस करेगा शेयर 240 का, वो होगा यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आपका। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको जो दूसरा प्राइस रेंज है वो यहाँ पे T2 है, जो आपको करीबन 290-295 रुपये का देखने को मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म में आपका
होगा। और उसके अगर आपको आगे जाना है, जो आपको करीबन ये आपको 1 साल आपका लग सकता है, वहीं आपको इसमें लग सकता है 3 से 6 महीने। और अगर हम इससे और ओवर टाइम पीरियड की बात करें तो मेरा मानना है कि करीबन 320 रुपये तक का टारगेट आपको लास्ट फाइनल आपको मिल जाएगा, जो 1 ईयर से 1.5 ईयर का टाइम पीरियड होगा। तो ये आपका टारगेट रहेगा। ये बिल्कुल नया इंडस्ट्री था, बिल्कुल यूनिक इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं। तो अगर आपको अपने आप पोर्टफोलियो को डिफ्रेंशिएट करना है तो आप ऐसी कंपनी का पार्ट बन सकते हैं। एज ऑफ नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज करंटली आई एम होल्डिंग 100 रुपये। अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करने हैं तो 20 रुपये में अभी अलोकेट करूंगा एंड वेट फॉर द दिसंबर रिजल्ट्स। और दिसंबर रिजल्ट्स में अगर मार्को को मार्जिन अच्छे मिलेंगे, वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, देन आई विल गो विद द अदर 30% और 40%। और मैं इस तरीके से स्टेगर्ड बाइंग की सलाह इसमें दूंगा। तो EPL लिमिटेड इज दिस फॉर यू एंड आई थिंक द वीडियो इज हेल्पिंग मेनी पर्सनस। तो आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यार सब्सक्राइब करोगे तो आपको और वीडियो के अपडेट्स आएंगे और इसी तरह के और डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और चेकआउट करें कि एयरटेल में किस तरह से 4 गुना से आप ज़्यादा कमा सकते हैं। उसका वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच।